सब पे नजर अंदर की खबर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में सच बोलेंगे और सच बुलवाएंगे एक बार फिर, और कोशिश करेंगे कि आज वो सच बोला जाए जो अब तक शायद नहीं बोला गया। मैं इस वक्त मौजूद हूं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन उस नाम के साथ एक नाम लगाया जाता है जिसे कहा जाता है स्कैंडल गर्ल। आखिर इस्लामाबाद की वो शख्सियत कौन सी है जो हमेशा से हम देखते हैं कि तज़ाद में मसरूफ़ रहती है, और उसकी जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, या फिर जो प्रमोशंस हैं, उसकी बुनियाद ही वो नेगेटिविटी है जो हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक जारी है। हरीम शाह कैसे हरीम शाह हुई, हरीम शाह का सफ़र कैसे जारी रहा, और गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो एक एक्टिविटी इस्लामाबाद में नज़र आई उसके पीछे असल कहानी क्या थी, आज उन सब पर बात करेंगे कि हरीम शाह जो एक स्कैंडल गर्ल है जिसने अपना सफ़र मानसेरा से शुरू किया और फिर दुबई और फिर दुनिया के बेशतर ममालिक का भी दौरा किया, और उसके बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान में मौजूद है। तो इतनी बड़ी शख्सियत होने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक शख्सियत वो होती है जो पॉजिटिविटी के साथ जाती है, एक शख्सियत वो होती है जिसके पीछे नेगेटिविटी का बड़ा अहम किरदार होता है। तो आखिर क्या वजह है कि हरीम शाह के लिए हमेशा से जो नेगेटिविटी है वो उनका साथ रही। उनके साथ में एक और उनका साथी था संदल खटक, जो अब हमें उनके साथ बहरहाल नज़र नहीं आती हैं। क्या वजूहात हैं और ये सफ़र कैसा रहा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरीम शाह, उनसे हम बात करेंगे। हरीम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, वेलकम। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि किस नाम से पुकारें, क्या नाम है तुम्हारा? कभी कहा जाता है कि जी फ़िज़ा ख़ान, और कभी कहा जाता है हरीम शाह। तो फ़िज़ा ख़ान से हरीम शाह का सफ़र एक तवील दास्तान है, पहले भी आपने तो बहुत ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन मुख्तसर ये जानना चाहूँगा फ़िज़ा ख़ान और हरीम शाह की ज़िंदगी में तब्दीली क्या है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फ़िज़ा ख़ान नहीं, फ़िज़ा हुसैन। ओके, फ़िज़ा हुसैन। या तो क्या तब्दीली? कोई तब्दीली नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, या कोई ऐसा चेंज नहीं है कि जो मैं आपसे शेयर कर सकूं। अगर ऐसा कोई होता तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करता। पर हमें तो लगता है कि जो मानसेरा की फ़िज़ा हुसैन है वो शलवार कमीज़ में रहने वाली, मासूम सी दुपट्टे में रहने वाली और पहाड़ों पे खेलने कूदने वाली, अब वो उस माहौल से निकल कर जिस ज़िंदगी में आ गई है वो एक मॉडर्न लाइफ गुजार रही है, एक लग्जरी लाइफ गुजार रही है। तो उस लाइफ को अगर इस लाइफ से कंपेयर करें तो हमें तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, तो आपको क्यों नहीं? एक और बात यहाँ पे मैं काउंट करूँ कि मैं कभी मानसेरा में रही नहीं हूँ। मैं 5th क्लास में थी, 6 के बाद मैंने हॉस्टल में रह के पढ़े, तो मैं कभी मानसेरा, एबटाबाद, उगी उन इलाकों में रही नहीं हूँ। ना वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा, ना वहाँ पे मेरा लड़कपन गुजरा, ना वहाँ पे मैं अडल्ट। मेरी सारी की सारी लाइफ जो है वो पेशावर, लाहौर और कराची, इस्लामाबाद में गुजरी है। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि आपने हॉस्टल की लाइफ गुजारी है, तो हॉस्टल में तो बड़े कारनामे हम आप पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हैं बहुत से इंटरव्यूज़ में कि वहाँ क्या कुछ होता रहा है। तो क्या वो एक वजह जो इम्पैक्ट इस लाइफ पे आ रहा है? हॉस्टल में स्टडी की वजह से थी, और 6 के बाद आपको पता है वो एज ऐसी होती है कि मतलब मुझे खुद शौक़ था, मैंने खुद अपने लिए तयन किया था कि मुझे हॉस्टल लाइफ पसंद थी, मुझे खुद क्रेज़ था इस चीज़ का कि मैं हॉस्टल में आऊँ और मैं स्टडी करूँ। सो मैंने खुद अपने लिए ये मुंतखब किया था, और मैंने आज तक जो किया अपनी मर्ज़ी से किया। मतलब स्टडी किया वो भी अपनी मर्ज़ी से किया, जिस जगह पे रहना चाहा या जो जगह मुझे पसंद थी उनका तयन भी मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से किया। अच्छा, आज आप ये बताएं, जो बोलेंगी सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे? मैं हमेशा सच बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूँगी। अच्छा, ये बताएं कि आपने जैसे हॉस्टल लाइफ का जिक्र किया, और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने डबल मास्टरी किया हुआ है और मैं MPhil की स्टूडेंट हूँ। और MPhil भी आप माशाल्लाह जिस सब्जेक्ट में कर रही हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी से बहुत डिफरेंट नज़र आता है। ऑफ कोर्स हिस्ट्री, कंपैरेटिव रिलीजन और आर्कियोलॉजी माय फेवरेट सब्जेक्ट।
माई मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, ये मुझे बताइएगा कि अब थोड़ी सी आपके स्कैंडल्स की बात करते हैं कि स्कैंडल्स का सफ़र आपका शुरू होता है टिकटॉक से। हरीम शाह के बारे में मेरे ख्याल से मुझे इतनी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं कि हरीम शाह कौन है, टिकटॉक स्टार कैसे बनी। ज़ाहिर है मीडिया इंडस्ट्री का दौर है और सोशल मीडिया एकदम तेज़ी से आगे फ्लरिश हुआ, लोग आगे बढ़े। पहले स्टार्स बहुत कम नज़र आते थे और टीवी इंडस्ट्रीज़ पे जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जब से टिकटॉक आया और हरीम शाह जिसने इसकी बुनियाद पाकिस्तान में, अगर मैं शायद गलत नहीं हूँ, जिसने प्रॉपर्ली रखी। बिल्कुल, अगर टिकटॉक फेमस है तो वो मेरी वजह से है। टिकटॉक पे अगर मीडिया पे मैं लेके आई हूँ, वेब चैनल्स पे मैं लेके आई हूँ, जो भी वो मेरी वजह से ही है। इस बात का ना तो आप वो कर सकते हैं और ना सिर्फ टिकटॉक नहीं, आपकी वजह से बहुत से सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें सबसे बड़े इनके जो एक दोस्त के बहनोई इन्होंने दावा किया था, शेख रशीद साहब, फिर फयाज़ उल हसन चौहान साहब हैं और बहुत से लोग हैं। जी, या ऑफ कोर्स हैं। किसके बहनोई हैं शेख रशीद? आज तक आपने बताया नहीं। वो मेरे ख्याल में बात काफ़ी पुरानी हो चुकी। नहीं, लेकिन अभी तक वो नाम नहीं पता चला कि बहनोई किसके। मैंने डेफिनेटली टेलीविज़न पे ये कहा था कि मेरे बहनोई हैं। तो वो खातून कौन है जिनके ये हस्बैंड है? वो खातून कौन है, वो अगर इस बात को हम छोड़ दें तो जो पुराना। आज आपने कहा कि सच बोल रहे हैं आप। नहीं, देखिए, जो बातें गुजर चुकी हैं या जो चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनको दोबारा से पब्लिक के सामने लेके आना या दोबारा से उनकी तशहीर करना, इनको मैं मुनासिब नहीं समझती। एक चीज़ हो गई, एक चीज़ पे बात कर ली, एक चैप्टर क्लोज हो गया, तो मेरे ख्याल में उसको अगेन पब्लिक के सामने लेके आना, इस चीज़ को पब्लिक के सामने सिर्फ आपने ये स्कैंडल दिया था इन्होंने, और मुझे याद अच्छी तरह वो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें शेख साहब ने खुद भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन अब क्योंकि नाम आपने उस वक्त भी नहीं लिया था और नाम आप अब भी नहीं ले रही हैं, बात पुरानी ज़रूर है लेकिन नाम कंफर्म नहीं किया आपने। बिल्कुल, मैं इन चीज़ों को मख्फी रखूँगी, इन चीज़ों की मैं अगेन तशहीर नहीं करूँगी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब टिकटॉक का सफ़र जो शुरू हुआ, जैसा आपने खुद कहा कि आप खुद उसकी बानी पाकिस्तान में जिसने टिकटॉक को मशहूर किया है, तो ये फरमाइएगा कि बड़े बड़े इदारों में जाना हर किसी की एक्सेस नहीं होती। गोया कि ठीक है, बात पुरानी है, पार्लियामेंट लॉजेस की बात की जाए तो आपका वहाँ पर जिस तरह स्टे रहा और बड़ा तवील स्टे रहा है जी, और कहीं भी जाने के लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है आपकी पीआर होना ज़रूरी होती है या फिर आपकी फ्लरिश चीज़ें होती है। कैसे मुमकिन हुआ? आपके पीछे कौन से ऐसे जन्नात हैं जो किसी को नज़र नहीं आते? पीआर मेरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हमेशा पब्लिक में रही हूँ, पब्लिक फिगर रही हूँ और सारी ज़िंदगी मतलब इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है, और उसमें जो है तो पीआर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब बहुत ये इस बात से मैं इनकारी नहीं हूँ कि मेरी पीआर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है और बहुत अच्छी है। अब आपकी पीआर है, लेकिन अगर आप आज 2 साल पहले चले जाएँ तो हरीम शाह यानी कि जिसे फ़िज़ा हुसैन उसे कोई जानता नहीं था, तो ये पीआर 2 साल में स्टेबल कैसे हुई? देखें, 2 साल पहले अगर कहा जाए तो मैं पीटीआई में थी, तब मैं उनके जो है तो तब से मैं नेशनल असम्बली में जाती थी, तब से मैं पीएम हाउस में जाती थी, तब से मैं खान साहब से मिलती थी, मतलब सबसे मिली हुई थी, जितने भी पब्लिक फिगर हैं या जितने भी ऐसे नामवर शख्सियत हैं कि जिनसे मिलने में बहुत सारी दुश्वारी। मैं इसको अपना एक गुड लक समझूंगी, एक ये समझूंगी कि शायद मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे उन लोगों से भी मिलने का मौका मिला जिन तक रसाई हासिल करना या जिनसे मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे रास्ते में ऐसी कोई मुश्किलात हायल नहीं हुई कि मैं उनका वो करूं। अगर तब जब मैं कुछ भी नहीं थी तब भी मेरी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह अहम कारकुन से, अहम लोगों से, अहम पर्सनैलिटी से तब भी मुलाकात होती थी और अहम जगहों पे तब भी मेरा आना जाना हुआ था। बातें आप बहुत अच्छी करती हैं हरीम, और हरीम से शायद लगता है बातों में जितना मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा सा टेढ़ा हूँ और टेढ़ी बातों में ज़्यादा मसरूफ़ रखूँगा आपको। आपने कहा कि आप कारकुन थी, कारकुन तो पीटीआई के बेशुमार हैं, पीटीआई पे भी बात करता हूँ, लेकिन आपने कहा कि पीएम हाउस में आप जाती रही हैं और अब जाती रही हैं, लेकिन आप तो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती रही हैं। वही बात है, तो जिन्नात कौन से हैं? पहले आप नवाज़ शरीफ के दौर में प्राइम मिनिस्टर हाउस जाती रही हैं, अब आप इमरान खान साहब के दौर में जाती रही हैं, वो जिन्नात कौन है वो बताएं। एक्चुअली मैं आपको एक और बात काउंट करना चाहूँगी कि पहले चूँकि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती थी, सोशल मीडिया पे नहीं होती थी, तो इतनी बातें हाईलाइट नहीं होती थी। अब चूँकि मैं सोशल मीडिया स्टार हूँ, पब्लिक फिगर हूँ और बहुत ज़्यादा वायरल हूँ पाकिस्तान के, आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी मतलब बहुत सारे वो हैं, तो अब मैं कोई भी हरकत करती हूँ या कोई भी मेरी ऐसी बात होती है तो वो बहुत जल्द वायरल। आपकी हरकत वैसे बहुत महंगी पड़ती है, वो महंगी या सस्ती उसका तो क्या कह सकती हूँ, क्योंकि हरकत की आपने बात की है, तो हम ये देख रहे हैं कि शेख रशीद के साथ जी मतलब नवाज शरीफ साहब के दौर में मुझे पीएम जाने का इत्तेफाक हुआ और उनको मतलब देखने का और सब कुछ, उनसे मुलाकात का छूने का भी इत्तेफाक हुआ उन्हें?
शेक हैंड नहीं, शेक हैंड मैंने खान साहब से ही की है। और जब जब मुलाकात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने खान साहब के साथ मुतादिद दफ़ा शेक हैंड किया। अच्छा, आपने खान साहब की बात की और आपकी खान साहब से पहली मुलाकात, जहाँ तक जो मुझे जहाँ तक मेरी रिसर्च है और ज़ाहिर है कि कुछ जिन्नात हम भी पीछे रखते हैं जी, ऐसी बात तो नहीं है, कि पहली मुलाकात आपकी दुबई में हुई और दुबई में बड़ी प्लांटेड मुलाकात थी और आप एक पर्सनल विज़िट पे दुबई में थी। और उस दुबई में किस तरह आपकी एक्सेस इतनी सिक्योरिटी के बाद इमरान खान साहब के साथ हुई, आपकी मुलाकात काफ़ी तवील जारी रही, वो कैसे पॉसिबल था? क्योंकि आप तो अपने पर्सनल विज़िट पर थी और उस विज़िट पे किस तरह आपका नाम अचानक इंटर किया गया? या ऑफ कोर्स मैं अपने पर्सनल विजिट में, वैसे ये बात आपको किसने बताई है? मैंने कहा ना जिन्नात जी हम भी रखते हैं। जी बिल्कुल, खान साहब के साथ उस वक्त मैं सोशल मीडिया स्टार भी नहीं थी, बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई थी। वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब थे, अल्लाह बख्शे नईमुल हक साहब थे और उनके साथ उनका अमला था और काफ़ी मतलब वो लोग थे। और उसी दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे वहाँ पे बातचीत हुई और ये बात सच है। इसका मतलब तो ये हुआ जी, देखें बात यह है कि अगर अब से 2 मिनट पहले का बयान मैं हरीम शाह का मान लूँ तो लगता यह है कि हरीम शाह की मुलाकात इमरान खान से दुबई में हुई। लेकिन जिस तरह हरीम शाह ने कुछ देर पहले कहा कि कारकुन रही हैं, पीटीआई में रही हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना आना लगा रहा है, चीज़ें रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मुझे वो जिन्नात आप बता सकेंगी या नहीं, या जिन्नात की तरफ से पाबंदी है? बिल्कुल, मेरे बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं जो पीटीआई के बहुत अहम सीटों पे वो हैं। मरहूम नईमुल हक साहब की बात तो नहीं? नईमुल हक साहब भी मेरे बहुत अच्छे, उनके साथ दुआ सलाम थी। वो उनके ऑफिस में जाना, उनके साथ बातचीत, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूह को सुकून पहुंचाए। आज भी मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प भी किया था, सपोर्ट भी किया था, गाइड भी किया था, नो डाउट के। इसके अलावा भी मतलब काफ़ी हैं, मेरी फ्रेंड हैं जो पीटीआई की हैं, सेनेटर रही हैं, मेरे बहुत करीबी लोग जो है पीटीआई के साथ मुंसलिक रहे हैं और ये समझ लें कि वो एक मेरी फैमिली थी और फैमिली है। और मैं खुद मतलब अगर ये कहें कि पहला वोट कास्ट किए तो वो पीटीआई को ही किए। चलिए, पीटीआई को पहला वोट कास्ट किया हरीम शाह ने और ताल्लुक़ वास्ते रहे साबका हुकूमत अदवार में भी, नवाज शरीफ साहब के साथ दौर में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रही हैं। दफ्तर खारजा का विज़िट आपने किया रिसेंटली, वो बड़ा वायरल हुआ, उसके बाद आपकी बड़ी पब्लिसिटी हुई है। मतलब उससे पहले भी मैं वहाँ पे काफ़ी जगह गई, मैंने पिक्चर्स वगैरह ली हुई हैं, लेकिन शायद उस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब नहीं थे, शायद इतनी बदनामी ना होती। पता नहीं क्यों, हालांकि मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ों को स्कैंडल्स देना या ऐसी चीज़ों को मतलब गलत रुख देना ये कोई गुनाह कबीरा थोड़ा ही है कि किसी प्लेस पे हम जाते हैं या किसी अहम शख्सियत से हम मिलते हैं तो हमने कोई गुनाह कबीरा कर लिया। ये गुनाह कबीरा का इर्तिकाब तो नहीं है कि जिसका मतलब जिसकी कोई माफ़ी नहीं है या जिसका इर्तिकाब करने से जो है तो हम वो हो जाते हैं। तो मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि इन चीज़ों को के साथ स्कैंडल्स जोड़ देना या इन चीज़ों को स्कैंडल्स का नाम देना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का वो है। अच्छा, इंसाफ तो मेरे ख्याल से आपने भी नहीं किया, क्योंकि हम ये देखें कि पार्लियामेंट लॉजेस में जिस तरह दरवाज़ों को आपने लाते मारी और मैं आपकी बात टफ कर रहा हूँ, ये फुटेजेस हरीम शाह के साथ इंटरव्यू के दरमियान चल रही हैं, इसमें आप देखें कि हरीम शाह का अगर वो लिबास देखा जाए रात के इस तारीख़ी में कि जब वो हरीम शाह पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल होती हैं, दरवाज़ों को लाते मार रही हैं, दरवाज़ों को तोड़ रही हैं। ज़ाहिर है एक लाइफ है और एक फ्लरिश लाइफ है, एक लग्जरी लाइफ है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। शायद बड़े VVIP प्रोटोकॉल्स आपको दिए गए होंगे, मैं अगर गलत नहीं हूँ, हम भी जर्नलिस्ट हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी इतना प्रोटोकॉल तो नहीं गया। लेकिन एक टिकटॉक स्टार के होते हुए या एक कारकुन के होते हुए आपको प्रोटोकॉल दिया गया या वजह कुछ और थी? और क्या वजूहत, तब तो मैं टिकटॉक स्टार भी नहीं थी और मैं अपने आप को वो नहीं समझती हूँ, मैं गुड लक समझती हूँ कि मतलब जो सोचती हूँ या जिस चीज़ का इश्तियाक होता है तो मतलब वो चीज़ मेरी पूरी होती है। या जिससे मिलने का शौक़ रखती हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। आपने हमसे मिलने का कोई शौक़ रखा था वैसे जो आज हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं? नहीं, शौक़ किसी दौर में होता था कि मीडिया तो शायद वही मेरी दुआएं हैं या वही मेरी जो है कि एक दिन होगा कि मीडिया मेरे पास आएगा और वो मैं भी हो सकता है वो मेरी बहुत पहले से मेरी नीयत हो या बहुत पहले से मैंने सोच रखा हो और आज वो पूरा हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी इश्तियाक की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की। हरीम की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जी, बड़ी पॉजिटिव बातें करती हैं लेकिन नेगेटिविटी बाहर से आती है। आपने कहा कि बड़ी ख्वाहिश थी, अल्लाह आप जो कबूल मानती हैं और अल्लाह को उसको दे देता है कि लोग आपके पास आएँ, मीडिया आपके पास आए। कुछ लोगों की ख्वाहिशात ये भी हैं कि हरीम उनके पास जाए, तो हरीम भी उनके पास जाती है तो फिर स्कैंडल बन जाता है, इसकी क्या वजह?
यकीन माने मैं बहुत हम्बल रहने वाली हूँ। मुझे हमेशा एक चीज़ से डर लगा रहता है कि मेरे अंदर कोई तकब्बर या मुतकब्बराना बात या कोई मैं कोई ऐसी हरकत ना करूँ या किसी के साथ ऐसा मेरा बिहेवियर कि जो मेरे अखलाकियात को ख़राब करे या इस तरह। इन चीज़ों को मैं बड़ा ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मानीहेज़ हैं और इन चीज़ों को मैं बड़ा ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कहीं पे मुझसे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कि मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी है। तो हाँ, बहुत सारे मेरे फ़ैन्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे मिलना चाहते थे। जैसे फ़ारूक सत्तार साहब थे, वो मुझसे खुद मिलना चाहते थे। उनको तो आपने डेड कर दिया। फारूक सत्तार के बारे में जो कमेंट्स उन्होंने जी दिए और वो भी किसी क्रूज़ पे खड़े होकर दिए मेरे ख्याल से कराची की माड़ी के उस समंदर पे। मुझे नहीं पता है, मैं एक बात बताऊँ, मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं बहुत ये समझ लें कि बेबाक भी हूँ, मतलब और बोल्ड भी आप बहुत हैं। बोल्ड भी हूँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग होके और वही मेरा आपके सामने जो एंकर खड़ा था आपको नजर नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग कर रहा है मोबाइल के ऊपर। मुझे मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, मैं क्या करूँ, मेरे बहुत उनसे ये मेरे फैमिली टर्म्स हैं, उनके घर भी आना जाने, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मुझे क्या पता था कि इस चीज़ को भी वो वायरल कर देंगे। मैंने बस सब फ्रेंड्स थे, उनके अलावा भी वहाँ पे जितने लोग थे उस क्रूज़ के अंदर काफ़ी कपल्स थे, हस्बैंड वाइफ्स थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स थे, मतलब क्योंकि उस दिन वकार जका साहब की बर्थडे भी थे तो हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमारी काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने जस्ट फन में कहा और मजाक में कहा और मुझे नहीं पता था कि वो मजाक इतना होगा। हाँ, मैं अपनी की हुई बात से कभी मुकरती नहीं हूँ, मैंने कहा था, वो वर्ड मैंने यूज़ किए थे और मैंने फिर माफ़ी भी मांग ली थी कि मुझे नहीं आपकी इस बात के बाद फारूक सत्तार साहब तो मार्केट में हैं, आपने उन्हें बिल्कुल नहीं अनकॉन्शियसली मुझसे बस ये गलती हो गई कि मैंने उनको इस तरह मतलब मुखातब कर लिया। आई एम सॉरी। अच्छा ओके, चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत बोल्ड हैं, थोड़ी सी कुछ बोल्ड बातें हो जाएं हरीम शाह के बारे में, जो कि मैं नहीं कहता, ख़ुद इनके अपने इंटरव्यूज़ हैं और आपके अपने अल्फाज हैं कि ज़ाहिर है किसी भी मॉडल के, किसी भी आर्टिस्ट की एक फ़ीस होती है किसी भी जगह एक्ट करने के लिए और उसको परफॉर्म करने के लिए। हरीम शाह की जो अपनी एक पर्सनल लाइफ है, वो उनका एक पर्सनल करैक्टर है, अपनी पर्सनल लाइफ है जिस पर आप काम करती हैं, चीज़ें करती हैं। लेकिन आपकी कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें दुबई के आपके कुछ फ्रेंड्स हैं और वो वीडियोस थी जिसको देखकर पाकिस्तान में बड़ी शर्मसारी महसूस की गई और क्योंकि हमारे माशरे में चीज़ें एक्सेप्टेबल उस तरह नहीं है। लेकिन बहरहाल जो हुआ वो एक माजी है। आगे बढ़ते हैं कि अब कहा यह जाता है कि हरीम शाह जो उनकी एक डिमांड और इस परसेप्शन में कि जो वो लग्जरीज डिमांड करती हैं किसी भी जगह विज़िट करने के लिए, किसी फ्रेंड के पास जाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हाइज़ हैं और हाइज़ डिमांड्स को लेकर आपकी मार्केट वर्थ बहुत बढ़ गई है। इसमें कितनी सदाकत है? बेशक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और इल्तमास करूँगी कि जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं वो सारी चूँकि मेरे पेज पर मौजूद हैं और वो पब्लिक हैं और वो पब्लिक ही के लिए हैं, तो मैं ये ज़रूर आपसे अर्ज़ करना चाहूँगी कि मेरी वो वीडियोज़ जो दुबई के अंदर जितने भी वहाँ के लोग हैं जो शेख समझ लें या वहाँ के फेमस पर्सनैलिटी समझ लें, तो उनके साथ में ज़रूर चलाइएगा। तो वो ज़रूर आप देखिएगा कि उसमें मेरा कौन सा ऐसा एक्ट है जो शर्मसार है या कौन सा ऐसा एक्ट है कि जो कि आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस करा रहे। साथ में ये ज़रूर चलाइएगा, मेरे पेज पे भी मौजूद हैं और वायरल हैं जो कि मीडिया पे हैं। लेकिन आपके दोस्त भोलू हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि दुबई के अंदर मैंने एक कंपनी अबू अब्दुल्ला जो कि वहाँ के प्रिंस समझ लें या वहाँ के स्टार समझ लें आप उनको, कि उनके साथ जितने भी पब्लिक फिगर हैं, इवन के इंडियन मीडिया स्टार भी काम कर रहे हैं उनके साथ और उनकी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और वो उनको इनवाइट करते हैं। तो मतलब मुझे मैं इसको अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि अबू अब्दुल्ला जो वहाँ का बहुत बड़ा नाम है, जिनको पाकिस्तान के अंदर भी जानते हैं और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ंड्स वगैरह दिए हैं और पाकिस्तान की भी उन्होंने हेल्प की है। तो एक ऐसे बंदे के साथ मुझे मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ और एक ऐसे अजीम इंसान के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और एक ऐसे अजीम इंसान की मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी और एक ऐसे अजीम इंसान के ऑफिसेज़ में मैं जाके उनसे मतलब उनके लिए काम करती थी, जो मुझे वो पे करते थे। तो मैं 6 लाख रुपए पे करते थे। ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें वायरल हुई थी मीडिया पे। तो मैं इस चीज़ को अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ और मैं नहीं समझती कि मैं इतनी कोई टैलेंटेड हूँ या मैं नहीं समझती, मैं इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला का करम समझती हूँ और इस चीज़ पे मैं अल्लाह तबारक व तआला की मशकूर हूँ कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। ठीक है जी, हरीम शाह मौजूद है, हरीम शाह के साथ गुफ्तगू जारी है और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब इस्लामाबाद में जो रिसेंटली एक्टिविटी हुई उस पर हम बात करेंगे, साथ थोड़ी सी हरीम शाह के फ्यूचर की बात करेंगे। इससे विदास।
जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरीम शाह के साथ, और हरीम शाह जो एक स्कैंडल गर्ल है, और स्कैंडल गर्ल ने जैसा अपना नाम बनाया पूरी दुनिया में, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, वहीं हरीम शाह जिस सूरत हाल से गुज़रते हुए आगे बढ़ती गई हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की, कुछ ने बहुत ज़्यादा सराहा, लेकिन पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो अपने मुख्तलिफ अंदाज़ अपनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। हरीम शाह की ज़िंदगी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब फ्यूचर में हरीम शाह के क्या प्लान्स हैं। तो हरीम शाह से बात करते हैं। हरीम, बताइएगा कि अभी आज जब आपसे मेरी बात हो रही तकरीबन 2 से 4 दिन पहले एक एक्टिविटी इस्लामाबाद में हुई, 2 days ago, जिसमें ये मालूम हुआ कि किसी जगह पर कोई डिस्प्यूट हुआ और उस डिस्प्यूट में आपको लेकर बड़ी नेगेटिविटी की गई। मैं लफ्ज़ नेगेटिविटी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हरीम के साथ जब लफ्ज़ लगता है हरीम शाह और फ़िज़ा हुसैन तब्दील होती है हरीम शाह में, तो पॉजिटिव न्यूज़ भी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। इस न्यूज़ को इस तरह प्रोपेगेंडा किया गया, जो अब तक की खबर इतलात हैं, जो बताया जा रहा है कि किसी जगह हरीम शाह कहीं मदू थी और वहाँ तकरीबन कोई 2 लाख रुपए की डिमांड्स थी, और इनके साथ इनकी कोई दोस्त मौजूद थी, और उनके बारे में इनसे पूछेंगे कि वो कौन थी और क्या ताल्लुक़ वास्ता था कि 2 लाख रुपए की जब कोई डील किसी जगह इनकी हुई है, इन्हें किसी जगह होटल में जाना था, किसी से मिलना था, कितनी सदाकत है इसमें, फिर थाने में क्या हुआ। हरीम, पहले तो ये बताएं कि क्या वाक़या क्या रौनुमा हुआ था कि जितना इसको प्रोपेगेंडा किया गया और बताया गया कि किसी जगह आप इनवाइटेड थी, मदू थी, और 2 लाख रुपए लेकर आपको वहाँ बुलाया गया था जिसकी डिमांड आपने की थी, लेकिन डिस्प्यूट फिर गाड़ी में किसी जगह पैसों को लेकर हुआ। क्या तफसीलात है इसमें? जी, अभी जो रिसेंटली 2 days ago जो एक ट्रेजिडी हुआ, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं तमाम सोशल मीडिया पे जितनी भी न्यूज़ ब्रेक की जा रही हैं उन तमाम न्यूज़ की तरदीद करती हूँ। जो एक्यूरेट न्यूज़ थी वो 24, जियो और समा, ये जितने भी चैनल्स थे उन्होंने ब्रेक किया उसको, और वो बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ है। उन्होंने उस चीज़ की तहकीक करके उस चीज़ को जो है तो अपने चैनल्स पे चलाया। मैं उनकी मशकूर हूँ, और इसके साथ ही जो सोशल मीडिया जिसको मैं एक दिजाली मीडिया कहूँगी, उसके मैं हक़ में भी नहीं हूँ कि देखें नबी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इंसान की झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों को बिला तहकीक के आगे फैलाए। मफ़हूम हदीस मैंने आपके आगे रख दिया। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर कोई बात आप ब्रेक करते हो तो अपनी TRP को ना देखें, अपनी रेटिंग को ना देखें, बल्कि उसकी हकीकत को देखें। उस चीज़ को आप जाएँ, आप उस चीज़ पर मतलब वर्क करें कि इस चीज़ में कितनी ये न्यूज़ कितनी मुसद्दिक़ा है। वो जो हुआ था वो हमारी एक औरत के साथ लड़ाई थी, और उस लड़ाई को चल के उस औरत ने हमारा बैग जो भी लिया था वो उस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के और उस चीज़ को इतना इन्होंने नेगेटिव करके वो किया। और दूसरी बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैं जो थी, मैं कंप्लेनेंट थी। मैं अपने एक मसला सॉल्व करवाने के लिए मैं ख़ुद थाने के अंदर गई थी और उस औरत को लेकर गई थी, और वहाँ पे हमारा मसला सॉल्व हो गया था। और वो कोई ऐसी बात नहीं थी, नेगेटिव बात नहीं थी कि जो लोगों ने फैलाई, जो सोशल मीडिया ने फैलाई, जो लोगों तक कन्वे की गई। मैं इन तमाम न्यूज़ की तरदीद करती हूँ, और मैं अपने जितने भी जेलस होने वाले हैं, ये जितने भी मेरे मुखालिफिन हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने मर के अपने रब को भी जवाब देना है। तो लिहाजा आप बिला जवाज़, बिला तहकीक झूठी न्यूज़ को मत फैलाएं आगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि झूठ को आगे फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस रात रमना थाने में जो हुआ उसके बाद आपको फिर वुमेन थाने मुंतकिल किया गया, दोनों ख़वातीन को, जिसमें एक आप थी और एक आपके साथ जो है वो मुंतकिल नहीं किया गया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि मैं ख़ुद उस औरत को थाने में लेकर आई थी 15 के हमरा, ट्रैफिक पुलिस के हमरा, और 15 पे मैंने कंप्लेन दर्ज की थी। कंप्लेन का अंदराज मेरी तरफ से हुआ था, और वहाँ पे नज़दीक उस वक़्त जो थाना था वो रमना थाना था। चूँकि मसला ऐसा था कि मैं भी औरत थी, वो भी एक औरत थी, और औरत का मसला सॉल्व वोमेन थाने में ही होना था, क्योंकि औरत के लिए एक वोमेन थाना है। तो वहाँ पे हमने जब उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी, हमने उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मैंने वोमेन थाने के अंदर जाके SHO से बात की और वोमेन थाने के अंदर जाके अपना मसला सॉल्व करवाया। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बताएं कि ये दिलदार खातून है, दिल खातून है, पता नहीं कौन सी खातून है। इससे पहले मेरी कभी उसके साथ मुलाकात नहीं हुई, और ना मैं उससे जानती हूँ, ना मुझे उसके बैकग्राउंड का पता है, ना मुझे उसके कैरेक्टर का पता है, ना मुझे उसकी इतना किसी चीज़ का पता है। अच्छा, जब आपको उसके बारे में पता नहीं तो फिर एक साथ गाड़ी में होना या जो भी डिस्प्यूट आपका आप बता रही हैं वो कैसे हुआ? गाड़ी के अंदर जिस पर्स को वो उठा के गई थी उसके अंदर हमारे मोबाइल्स फ़ोन थे, हमारे कीपैड वगैरह, आईपैड वगैरह सारे पड़े हुए थे, और मोबाइल फ़ोन के थ्रू हमने ट्रेस करके लोकेशन निकाल के 15 को मतलब उनके इल्म में ये चीज़ थी, सारा कुछ था जो वाक़या रौनमा हुआ।
तो उनकी हेल्प से हमने और बल्कि उस ख़वातीन को अगर हम गलत होते या हमारा कोई जुर्म होता, हमारा कोई गुनाह होता या हमने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया होता, तो हम उसके घर भी पहुंच गए थे, सब कुछ हमने मालूम कर लिया था, लोकेशंस ले ली थी, तो हम मतलब वो करते, लेकिन हम एक लीगल तरीके से एक चीज़ को ख़त्म करना चाहते। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपका बैग उठाया और वो किसी गाड़ी में उन्होंने ट्रैवल किया, फिर आपने लोकेशन निकलवाई और फिर आप वहाँ तक गई, आप ये कह रही हैं? या ऑफ कोर्स वो जो बैग उठाया था उसके अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन थे, सेल फ़ोन थे उसके। अच्छा, आपका ऐसी कौन सी जगह थी कि जहाँ आपका बैग रखा हुआ था और कोई पार्टी थी, कोई रेस्टोरेंट में आप थे जहाँ से वो बैग उसने उठाया और उठा के वो किसी गाड़ी में गई है, फिर आपने लोकेशन निकाली? वो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं गई थी, उसको हमने लिफ्ट दिया था मरी रोड के अंदर। हम चूँकि अनजान खातून को आपने लिफ्ट दे दिया? बहुत अंधेरे का मतलब मगरब और उसके टाइम था, अंधेरा था, और उसने मतलब एक औरत थी सड़क की साइड पे खड़ी थी, उसने तो हमें हेल्प करने के लिए हमने उसको लिफ्ट दिया। और हम आ रहे थे गालिबन हम पीसी में, हमारा डिनर था, हम डिनर कर सके, पीसी से वापसी पे आ रहे थे, पीसी में हमने डिनर किया था और वापसी पे हम आए। ठीक है। तो अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने खातून को लिफ्ट दी, हरीम शाह ये बता रही हैं कि ज़ाहिर है वो पीछे से वापसी में आई हैं और किसी खातून की मदद करना गुनाह नहीं है, लेकिन उस मदद का इस्तेमाल अगर गलत किया जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। हरीम शाह ने एक इंसानी हमदर्दी के तहत, ये इनका कहना है कि इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने उस खातून की मदद की, उस खातून ने बैग उठाया, बैग उठा के वो ट्रैवलिंग हुई है, फिर वो ड्रेसअप किया है। अच्छा, आपके साथ एक तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर में ये कहा जा रहा है कि वो जो खातून है ये वही खातून है जिनके साथ आपका डिस्प्यूट हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद ही उनके बारे में बताएंगी। तो पहले तो ये बताएं, वो खातून जो उस तस्वीर में नज़र आ रही हैं वो कौन है, और वो जो पर्स लेके गई वो कौन है, इनका रिलेशन क्या है? जो मेरे साथ बैठी थी वो मेरी कज़न थी, वो कोई सोशल मीडिया स्टार नहीं है, ना कोई सेलिब्रिटी है, वो मेरी कज़न भी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। वो मेरे हमरा मौजूद थी और मेरी गाड़ी में मौजूद थी, और उन्हीं को लेके मैं थाने गई थी अपने साथ। वो कोई मुलज़मा नहीं है, कोई मुजरिम नहीं है जी, पता नहीं उस बेचारी का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है कि उसकी वीडियो को थाने के अंदर से लीक आउट किया गया। और मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए था कि एक ऐसी लड़की की आप ज़िंदगी को अजीरन बना दो जो ना सोशल मीडिया पे ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। तो अगर थाने के अंदर हम जो है मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए गए हैं या थाने के अंदर हम अपना मसला सॉल्व करवाने के लिए गए हैं, तो मतलब वही वो करें इस चीज़ को। ठीक है हरीम, जैसे आप बता रही हैं कि 7 सितंबर 2020 की वो तारीख़ी रात, उस रात आखिर हुआ क्या, उस रात की कहानी क्या थी, वो सड़क चीख चीख कर क्या कह रही थी, रमना थाने में क्या हुआ, वुमेन थाने में क्या हुआ, वो 7 सितंबर की तारीख़ मेरे ख़्याल से शायद अब ख़ुद हरीम शाह भी नहीं भूल सकती, ये बकौल इनके जो उनकी कज़न है वो भी नहीं भूल सकती। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम हुआ एक ASI हैं शाज़िया परवीन, जो इस केस को लीड कर रही थी उस रात, उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उस रात आखिर हुआ तो हुआ क्या। हरीम, जैसे आपने कहा कि उस रात आपके साथ आपकी कज़न थी थाने में, जो कि ख़ुद दरख्वास्त गुजार भी हैं और जो पलंदर थे, हम खुद गए थे, हम थाने के अंदर कंप्लेन करने गए थे, कंप्लेन का अंदराज करने गए थे, हम कंप्लेनेंट थे। जिस औरत के साथ हमारा झगड़ा था उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट हम कंप्लेन करने गए थे। अच्छा हरीम, जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि एक बार फिर मैं बात कर रहा हूँ 7 सितंबर की उस तारीख की रात में कि आखिर हुआ क्या था। एक तरफ जब यौम फ़ज़ाइया अपनी आज़ादी, अपनी शोहदा का दिन मना रहा था, हम भारत को नेस्त नाबूद करने के बाद उस दिन को एंजॉय कर रहे थे, तो शायद हरीम शाह भी बाहर किसी जगह किसी और मामलात में बाहर निकली हुई थी, लेकिन ये दिन इनको भारी पड़ा। इस तरह कि 7 सितंबर की इस रात उस मरी रोड की जो सड़क की बात की जा रही है कि दिलदार खान कहें इसे, कौन सी खातून है जिसे लिफ्ट दी गई, और इस खातून ने आगे जाके जो कार्रवाई की इसकी तफ्तीश भी जारी है। लेकिन स्क्रीन पर इस वक्त जो लेटर चल रहा है ये एक बयान हल्फी है, एक कंप्लेन पेपर भी इसे कहा जा सकता है कि जिसमें दरख्वास्त गुजार हरीम शाह हैं और हरीम शाह के साथ एक और नाम है और वो नाम है आयशा नाज का। आयशा नाज हैं कौन? बकौल हरीम शाह के, जो इन्वेस्टिगेट हमने भी थोड़ा सा किया, तो आयशा नाज वो खातून है कि जिन्होंने हरीम शाह के साथ मिलकर रमना थाने में कंप्लेन दर्ज करवाई और फिर वुमेन थाने में जाके उस दरख्वास्त को लिखा गया जहां बयान हुए। लेकिन जो तीसरी खातून है जिसे फ़रीक़ अव्वल के बाद फ़रीक़ दोयम का दर्जा दिया गया है, और स्क्रीन पर ये फुटेज चल रही है कि जिसमें फ़रीक़ दोयम हमें नज़र आती है कि ये वो खातून है दिलदार खान कि जिन्होंने हरीम शाह के बकौल वो कोई इनके वॉलेट चोरी किया, उसमें मोबाइल्स थे, उसमें चीज़ें थी और मामला आगे बढ़ता रहा। और इस केस को जो लीड कर रही हैं वो हैं शाज़िया परवीन ASI। हरीम, जैसे जो बात मैंने की, तो आप तो 2 कंप्लेनर हैं, एक आप और एक आयशा नाज।
और जो फ़रीक़े दोयम हैं वो ख़ातून दिलदार खान साहिबा, जिन्होंने आपके साथ ये एक्टिविटी की। जो ASI हैं शाज़िया परवीन, वो इस केस को डील कर रही हैं। अब कुछ इस तरह का स्कैंडल्स बन रहे हैं कि बड़ा प्रेशराइज़ है पुलिस के ऊपर भी। तो कंप्लेनर तो 2 लोग हैं और जो मुल्ज़िम है वो एक ख़ातून है। तो प्रेशर आपकी तरफ से आ रहा है या उस तरफ से आ रहा है? हमने कोई प्रेशराइज़ नहीं किया किसी को, ना हमें प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। एक कंप्लेन करना हमारा हक़ है, पुलिस की तरफ जाना हमारा हक़ है, उनसे अपने मसले सॉल्व करवाना, इशू को सॉल्व करवाना वो हमारा हक़ है, हमारा राइट है। तो हमने अपने राइट का इस्तेमाल किया, हम खुद गए, अपनी मर्ज़ी से गए, ना हम किसी ने प्रेशराइज़ किया, ना हमने उनको प्रेशराइज़ किया। जो एक बात थी हमने उनके कानों में डाली, उनको सॉलिड प्रूफ वगैरह सारा कुछ दिए, और उन्होंने वो हमारी चीज़ जो है उससे लेके हमारे हवाले की। और बाहमी जो हमने एक औरत को जलील नहीं करना था, दूसरी साइड से भी एक औरत थी, ना हमने उसकी कोई वीडियोज़ लीक की है, ना हमने उसकी कोई तस्वीर लीक की है, ना कुछ। हालांकि सब कुछ हमने एविडेंस के तौर पे सारा कुछ वो किया था, और हमने जाके वहाँ बाकायदा एविडेंस इसलिए हमने साथ में हासिल किया था कि हम वहाँ पे दिखा सकें कि उनको क्या पता कि आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि वो आपका बैग लेके गए। अच्छा, ये दिलजान है कौन और ये दिलजान मंजर आम पे क्यों नहीं आती? आई डोंट नो कि वो कौन है और क्या करती हैं, और मैं किसी के बारे में जानती नहीं है, तो मैं बात करना मुनासिब नहीं समझूंगी। हम इतना ही जानते हैं कि जो हमारी चीज़ें उठा के लेके गई थी, और हम इतना ही जानते हैं कि उससे हमारी चीज़ें वसूल हुई। दिलजान ऐसा तो नहीं कोई हवाई एक करैक्टर है जो पैदा हुआ गायब हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या करती हैं। जिसके करैक्टर के बारे में जानती नहीं हूँ, उसकी करैक्टर एसेसिनेशन करना या उसके करैक्टर को डिस्क्राइब करना मैं मुनासिब नहीं समझती। लेकिन करैक्टर एसेसिनेशन की बात की जाए तो करैक्टर एसेसिनेशन जितनी आपकी हुई है हरीम शाह की 7 सितंबर को उस वाक़े के हवाले से, जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि 2 लाख रुपए की किसी जगह पे आप लोग की डील हुई है और आप किसी फ्रेंड की तरफ किसी होटल में जा रहे थे, वहाँ डिस्प्यूट हुआ है। तो हम पुलिस के पास क्यों जाते? अगर ऐसा कुछ होता तो वो मतलब हम एक चीज़ को क्यों वो करते लेकिन मैं गलत नहीं थी, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की थी जिस पर मुझे शर्मसार होना पड़ता, और मेरी इंटेंशन कोई गलत नहीं थी, और ऐसा कोई कारनामा मैंने सर अंजाम नहीं दिया था कि जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती। तो बस जो हुआ सो हुआ, एक औरत थी, उससे हमें हमारी चीज़ें वसूल हो गई और हमारी सुलह हो गई और बात को हमने ख़त्म कर दिया। ना हमने उसकी पिक्चर्स को लीक आउट किया, ना हमने उसको थ्रेट किया। अच्छा, ये बड़ी बात है वैसे कि उसकी पिक्चर्स लीक आउट नहीं हुई, लेकिन शेख रशीद, फ़याज़ हुसैन चौहान और वो तमाम लोग, उन सब की चीज़ें लीक आउट हुई हैं। नहीं, वो भी पब्लिक फिगर इन लोगों ने लीक आउट किया। लीक आउट नहीं, अगर मैं किसी के साथ वीडियोस बनाती हूँ तो लोग उसको मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो उनका नाम है। अगर मैं आपके साथ बैठी हुई मैं वीडियोस बना के अपने पब्लिक पेज पे शेयर करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, आप भी एक पब्लिक फिगर हो, मैं भी एक पब्लिक फिगर हूँ, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, लोग आपके बारे में जानते हैं और मैं भी ऐसी हैं, तो उसको लोग जो नाम दें या जो रुख दें, या मैं लोगों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बस मैं कहती हूँ कि नीयत जिसकी साफ़ होती है मंजिलें उसी मिलती हैं, जिसकी नीयत में खोट हो तो वो हमेशा गिरता ही है, वो किसी मकाम तक जा ही नहीं सकता। तो मुझे मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, और मैं जो है तो इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती। मैं बेहतर इसको थोड़ा सा अब मैं प्रोग्राम क्लोज करना चाहूँगा, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो इस वक्त हरीम ने कही कि लग ये रहा है कि थाने में कोई ऐसी खिचड़ी बनाई जा रही है कि जिसमें हरीम शाह जो कि एक ब्रांड बन चुकी हैं पाकिस्तान के लिए, एक सफ़ीर का उन्होंने बाहर काम भी किया है, और साथ उनकी जो कज़न है जिनका उन्होंने जिक्र किया आयशा नाज, किसी तरह कोई ऐसा प्लान, कोई प्रोपेगेंडा नज़र आ रहा है कि ये जो दिलजान खान साहिबा हैं, ये खान साहिबा हैं या कौन है, हवाई करैक्टर हैं, कैसे आया, कैसे कहाँ गायब हो गया, ये भी एक सवाल निशान है। बहरहाल लग ये रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी की गई है कि जिसकी वजह से हरीम शाह को शायद मज़ीद बदनाम करने की कोशिश की गई है, और वो कहते हैं कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हरीम शाह इस बात को बहुत इंजॉय करती हैं। हरीम, जाते जाते ये जानना चाहूँगा कि आपका माजी हमने डिस्कस किया, हाल डिस्कस कर लिया, फ्यूचर्स के अब क्या प्लान है? जो आपके फॉलोवर्स हैं वो बड़ा शिद्दत से इंतज़ार करते हैं कि हरीम अब कुछ नया करेंगी, क्या नया करने वाली हैं? इन फ्यूचर पता नहीं होता कितनी ज़िंदगी है, लेकिन वही बात है कि इंसान को अपनी नीयत दुरुस्त रखनी चाहिए, इंटेंशन दुरुस्त रखनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। तो जब भी सोचती हूँ या कुछ करने का सोचती हूँ, हमेशा मुस्बत ही सोचती हूँ, मनफी चीज़ों की तरफ नहीं जाती, ना मनफी सोच सकती हूँ। तो ऐसा कुछ करना कि जो बहुत यूनिक हो, ऐसा कुछ करना कि जो पहले कभी किसी ने ना किया, और ऐसा कुछ करना कि जो मेरे लिए सदका जारी हो। अगला टारगेट कोई आरिफ अलवी साहब तो नहीं है, पाकिस्तान के सदर? नहीं, मैं कौन होती हूँ किसी को टारगेट करने वाली, या मैं कौन होती हूँ किसी को टारगेट बनाने वाली। खैर, स्कैंडल्स को अगर देखा जाए तो इतनी अजीम औरत बेनज़ीर भुट्टो की अगर शख्सियत को देखा जाए, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी अगर देखा जाए तो उनकी पर्सनैलिटी पे भी बुक्स पे ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो कि
इंसान के सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर स्कैंडल्स की बात की जाए तो बाकी भी ऐसी अहम शख्सियात को आप देख लें, चाहे वो शहर रशीद हों, चाहे वो फ़याज़ुल हसन चौहान हो, चाहे वो मतलब कोई भी पब्लिक फिगर हो, कोई एक्ट्रेस हो या कुछ भी हो, उनके स्कैंडल्स को देखा जाए या उनकी बातों को देखा जाए तो वो भी मतलब तारीख़ की और आँख में दर्ज हैं। तो मैं एक पहली लड़की नहीं हूँ कि जिसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन हो रही है। मुझसे पहले भी ऐसी औरतें हैं। अगर मरियम नवाज़ को देखा जाए तो नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं नहीं जानती, लेकिन उनके बारे में कि ऐसी नाज़ेबा किस्म की बातें अगर देखा जाए तो उनके साथ मंसूब हैं, मुंसलिक हैं। तो अगर वो देखा जाए तो मैं तो फिर एक आम सी लड़की हूँ, ना किसी पॉलिटिशियन को, आम तो नहीं है, ये बात तो नहीं, आम तो नहीं है, किसी पॉलिटिशियंस को छोड़ा है, ना किसी मतलब जो लफ्ज़ आपने ठीक कहा कि छोड़ा है, मतलब दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा कभी। दुनिया किसी हाल में जीने ही नहीं देती। तो मैं नहीं समझती कि मैं वो वाहिद लड़की हूँ कि जिसके साथ स्कैंडल्स वो हुए हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो सियासत में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि मतलब सोशल मीडिया स्टार हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि मीडिया के साथ मुंसलिक हैं। तो हर एक की पर्सनैलिटी पे लोग अपने से बातें लिखते हैं। अगर सोशल मीडिया पे किसी को वो किया जाए तो मैं इसको वो नहीं समझती। तो अगर मैं हूँ तो इन चीज़ों को पे मैं कोई दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ, या मुझे कोई पब्लिक से गिला नहीं है, मुझे कोई आवाम से गिला नहीं है कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मैं इन चीज़ों पे वो नहीं करती। चलें, जाते जाते कोई एक अच्छा पैगाम जो आप देना चाहें आखिरी? खुश रहें और खुश रहने दें, मुस्बत सोचें, मनफी मत सोचें, और अपने दूसरों को जज करने के बजाय अगर आप अपने गिरबान में जाके ख़ुद को एनालाइज़ करें, ऑब्ज़र्व करें, तो मेरे ख्याल में दूसरों के पीछे लगने का, दूसरों की गिबत करने का, दूसरों की ज़िंदगी अजीरन करने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। इंतशार मत फैलाएं, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी इंतशार नहीं है। अमन से रहें और दूसरों को भी अमन से रहने दें। जी, बहुत शुक्रिया हरीम शाह जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी हरीम शाह, और हरीम शाह से बात कर रहे थे उनके माजी के हवाले से, उनके हाल के हवाले से हमने बात की है। हरीम शाह जो किसी तारुफ के मोहताज हैं, जिसने पाकिस्तान में टिकटॉक को उसकी बुनियाद रखी, और टिकटॉक को अगर किसी ने मशहूर किया तो वो है हरीम शाह। और उसके बाद जो रिवाज चलता रहा और उसमें फिर एक बिलातादाद हमने देखी कि टिकटॉक स्टार्स की यहाँ नज़र आई। हरीम शाह जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, सफ़ीरों, ब्यूरोक्रेट्स, हर जगह अगर कोई नाम है तो वो है हरीम शाह। शेख रशीद की बात की जाए, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की बात की जाए, ये स्कैंडल्स माजी के रहे। लेकिन अब हाल ही में जो एक रिसेंटली 7 सितंबर की रात एक स्कैंडल इस्लामाबाद में हुआ कि जिसमें हरीम शाह पे कुछ इल्ज़ामात हमने देखे सोशल मीडिया पे लगाए गए, और हमने आज उनसे जब बात की तो उन्होंने खुलकर उसकी तरदीद की, और साथ वाज़ेह तौर पर यह बात भी की कि जिस खातून की तस्वीर रमना थाने या वुमेन थाने से आगे वायरल की गई वो इनकी कज़न है, कंप्लेनर है, जिनका जिक्र हमने प्रोग्राम में भी किया, और वो कंप्लेन हमने स्क्रीन पर भी दिखाई है। बहरहाल अब ये तो कानून का रास्ता है कि कानून क्या रास्ता बनाता है, और हरीम शाह ने जैसे वाज़ेह तौर पर कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में वो शायद कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें वाज़ेह तौर पर जो इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं या उनकी कज़न को लेकर जो बदनामी की जा रही है उस पर वो इज़्ज़त है तक के दावे के वो नोटिस भी सर्व करवाएंगी जिन लोगों ने इस तरह के नाम और तस्वीर इस्तेमाल किए हैं। एक पर्सनल डिस्प्यूट को हरीम शाह का कहना था कि उसे प्रोफेशनली तौर पर मेरे कैरियर के ऊपर उठाया गया है, जिसके लिए वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में हरीम शाह क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, कोई नया स्कैंडल सामने आता है, और कौन ऐसा होगा जो इस स्कैंडल के जाल में फंसेगा। मुझे यहाँ हरीम शाह के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।